हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 6 जुलाई 2022। देखते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, पर उससे पहले आज का डे किस रूप में देखा जाता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वाया गूगल हमें ये बात पता चली है कि 6 जुलाई इज़ ट्रीटेड एज द वर्ल्ड जूनोसिस डे। इस डे को देखा जाता है कि यहाँ पर हम क्या कर सकें, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें रिगार्डिंग द जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जूनोटिक डिजीज़ हैं क्या। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एनिमल से कहीं ना कहीं ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं वाया अदर मीडियम, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में देखा जाता है। पेज नंबर 1 पर हमें देखने को मिला एक आर्टिकल इन ब्रीफ में कि मोदी जी मे मीट अमिड बिजी डिप्लोमेटिक कैलेंडर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि अभी इस वीक में होने वाली है बाली के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो होल जो कि G20 की मीटिंग देखने को मिलती है। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है अभी इसी वीक, वेर एज बाद में हमें देखने को मिलेगी G20 मीटिंग या समिट इन नवंबर। ओके, एंड वहाँ पर हमें इसी टाइम पर हमें कहीं ना कहीं SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं जगहों पर हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फेस टू फेस वो जो और कंट्रीज़ हैं उनके साथ डील करेंगे। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो देखने को मिलेगा कि इंडिया एंड चाइना एक साथ फेस टू फेस कहीं ना कहीं आएंगे, एंड ये एक बहुत टाइम बाद हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी आफ्टर 2020 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अभी हमने इसकी बात करी तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र हुआ, दैट इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यूरेशियन का मतलब ये है कि यूरोप एज वेल एज एशियन कंट्रीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये तीनों एक्सपेक्ट में ये चीज़ों को देखती है, सोचती है, इनिशिएटिव्स को लाने की बात करती है। एंड मेन एम है कि हम पीस को फॉर्म कर सकें, सिक्योरिटी को देख सकें एंड स्टेबिलिटी को देख सकें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरेशिया। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001 एंड 2001 में ये बना तो था, बट उनका जो चार्टर है वो 2002 में साइन हुआ था, इसलिए इट केम इन फोर्स इन 2003। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला इट एज द शंघाई 5, सिर्फ 5 नेशंस थे इसके अंदर, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। बट उसके बाद हमें देखने को मिला कि उज़्बेकिस्तान भी आ गया, एंड इसका नाम उस समय चेंज कर दिया गया टू शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंट ये है, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर हैं। 2017 में हमने कहीं ना कहीं जो मेंबरशिप है उसको अटेन किया है। एंड देखो, इससे रिगार्डिंग इस बार प्रीलिम्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और कहा गया था कि इंडिया किसका पार्ट है, उसके अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी था थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका क्या इंडिया मेंबर है या फिर एसोसिएट मेंबर है। आपको पता होना चाहिए फुल मेंबरशिप है या हम एसोसिएट मेंबर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड 17 सितंबर 2021 में एक मेजर चेंज देखने को मिला, ईरान जो है इट बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ SCO। एंड देखो, SCO की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस वॉज इन दी स्टैटिक पोर्शन। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंटल केसेस। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम क्या करें, थोड़े से जो स्टेप्स हैं उनको सॉफ्टन कर दें, उनको थोड़ा सा मुलायम कर दें। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग अ क्लॉज जो कि क्या करता था, वो इम्प्रिजनमेंट कहीं ना कहीं से वॉलेटर्स के लिए लेकर आता था कि कैसे आप इम्प्रिजन कर सकते हो उनको, विद वन दैट ओनली रिक्वायर्स देम टू पे अ फाइन। ओके, दिस हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू वॉलेटर्स दैट कॉज ग्रेव इंजरी। ठीक है, अब ये जो था ना, ये जो पूरा था ये वॉलेटर्स के लिए था, एंड उनको था कि उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा, पर उनके लिए नहीं था जो कि ग्रेव इंजरी को कॉज करते हैं या फिर लॉस ऑफ लाइफ को कॉज करते हैं। द प्रपोज्ड फाइन्स इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट आर 5
टू 500 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ करेंटली लेवाइड, ठीक है, ये सिचुएशन थी। पर अभी क्या हो गया, अभी इसको थोड़ा मुलायम कर दिया है। अभी द एक्ट करेंटली सेज दैट वॉलेटर्स विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years या फिर अप टू 1 लाख और बोथ, ठीक है। ये सिचुएशन अभी हमें प्रेजेंटली इस एक्ट के अंदर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इसको डीक्रिमिनलाइज कर रही है। और जो फैक्टर्स है, जैसे कि जो आपके ऊपर पैसे का जो पेमेंट लग रहा है या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, उसको सॉफ्ट करने की बात करी जा रही है। एंड इससे हम क्या करेंगे कि ऐसे एक्शंस को लेकर आएंगे जो कि ज़्यादा ऐसे हों कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट पनिशिंग देम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करी गई है। 2 और चेंजेस यहाँ पे हुए थे कि एडजुडिकेशन ऑफिसर को लेकर आएंगे जो कि डिसाइड करेगा कि क्या पेनल्टी होनी चाहिए इन्वायरमेंट वॉल्यूशन केस के अंदर। एंड क्या करेगा, और भी चीज़ों को, रिपोर्ट्स को देखेगा, रिपोर्ट्स को सामने रखेगा। ये सब चीज़ें वो एडजुडिकेशन ऑफिसर करने वाला है, तो उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा ये बोला गया कि अगर कोई सीरियस वॉल्यूशन से रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रहा है या फिर उसमें ग्रीवियस इंजरी इंक्लूडेड है या लॉस ऑफ लाइफ इंक्लूडेड है, तो क्या करो आप उसको प्रोविजन ऑफ IPC 1860 रेड विद सेक्शन 24 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत आप उसमें देखो कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड क्या नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको कम करने की कोशिश करी है। फंड्स कलेक्टेड एज पेनल्टीज वुड बी एक्रूटेड इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो पैसा होगा, जो पेनल्टीज़ के थ्रू आएगा, उसको डाला जाएगा। तो ये एक आर्टिकल था जो कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करी गई है। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पीपल डू नॉट स्टे इन स्लम आउट ऑफ चॉइस। देखिए, इस आर्टिकल को इसलिए इंक्लूड करा गया है क्योंकि कभी कभार ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर हम अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग को बताएं या किसी हाई कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, अगर हम उसको स्टेट करें तो हमको एक एज मिलती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि जो जस्टिस शंकर हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि स्लम डवेलर्स डू नॉट स्टे इन स्लम आउट ऑफ चॉइस। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वेर एज उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है, दैट इज़ आर्टिकल 21, जो कि क्या है कि उनके पास राइट टू शेल्टर है और अपनी खुद की रूफ होनी चाहिए अपने सर के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ उनके पास है कि छत होनी चाहिए सर के ऊपर। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर देती है कि उनको स्लम एरियाज़ में रहना है, नहीं तो कोई भी इंसान स्लम एरिया में नहीं रहना चाहता। एंड कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी होती है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि इंसान को ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। अब ये किसने बोला, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं बोला। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई हम आंसर लिख रहे हैं, सपोज करो कोई ऐसे ही लिख रहे हैं, हम पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर लिख रहे हैं या फिर स्वेल ड्वेलर्स के ऊपर लिख रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऐड करी है कि स्पेशल सेशन इन सिटी फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, द हिंदू फ्यूचर इंडिया क्लब इन एसोसिएशन विद डॉक्टर लक्ष्मिया IAS स्टडी सर्कल B20 ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है एक सेमिनार को एंथ्रेप्रेन्योलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो ये कहाँ पे होने वाला है, ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि हब है UPSC का, वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। 11 बजे ये होगा 10 जुलाई को। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं एंड आपको यहाँ से नॉलेज ही प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं ये गाइडेंस ही मिलेगी। अब देखिए, इंडियन एविएशन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी टेलवेट। ये जो है, ये आर्टिकल हमें पेज नंबर 6 एडिटोरियल के पोर्शन में देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल था, पर इसके अंदर हमें मेन क्रक्स देखना है कि सिविल एविएशन के बारे में क्या बताया गया। देखो, यहाँ पर ये सबसे पहले बोला गया कि सेक्टर जो है उसमें हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले 1991 के अंदर, जिसने कहीं ना कहीं जो लाइसेंस राज है या फिर मोनोपोली थी इंडियन एयरलाइंस की या एयर इंडिया की, उसको चेंज कर दिया। एंड उसके बाद हमें देखने को मिला कि बहुत सारे और आते हुए नज़र आए, स्पेशली हम जेट एयरवेज देखें, सहारा देखें, इन्होंने कहीं ना कहीं सर्वाइव किया है विद द टाइम। अब हमें क्या देखने को मिला, जो मेजर एक है कि लो कॉस्ट एयरलाइन जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल हो, वो हमें आती हुई नज़र आई 2003 के बाद। एंड कॉस्ट बैरियर को कहीं ना कहीं हटाकर ये चीज़ आई है कि लो कॉस्ट आप क्या करो, एयरलाइंस को प्रोवाइड करो लोगों के लिए। अब देखिए, ग्रोथ ऑफ एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें, विद टाइम हमने देखा है कि बहुत सारी इंटरवेंशंस आए हैं, उसी के बाद जो ग्रोथ है अभी प्रेजेंटली हमें देखने को मिली है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है। जैसे कि सबसे पहले तो जो
एंट्री बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इतना ईजी नहीं है कि अगर आप सोचो कि आप अपनी एक एयरलाइन आप लेकर आना चाहते हो इन मार्केट, तो इट इज़ नॉट ईजी टू कम इन द मार्केट। एंड उसके बाद जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट है, ऊपर से हाई फ्यूल प्राइजेस, ठीक है, हाई फ्यूल प्राइजेस जो हैं एविएशन फ्यूल के बहुत ज़्यादा हमें प्राइजेस बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। वेयर एज फ्यूल की अगर हम इन जनरल बात करें तो प्राइजेस हम इतने दिनों से कवर ही कर रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो बढ़ ही रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हो जाता है। उसके बाद इनएफिशिएंट हमें पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस देखने को मिलती हैं, एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये सब जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। एंड फिर कोविड-19 के बाद क्या हो गया, एकदम से ठप हो गया सारा सिस्टम एंड नहीं चल रहा था, ठीक है, हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनी वे वॉज नॉट देयर, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। अब देखो एविएशन सेक्टर को अगर हम बहुत ज़्यादा या सेक्टर को हम प्रॉपर्ली अगर देखें तो हम ये समझेंगे कि ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो कंट्री है या कोई और भी कंट्री है वो हर चीज़ रोड के थ्रू कर रही है या फिर रेलवेज़ के थ्रू कर रही है, ठीक है, एंड स्पेशली अगर जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा कोई जगह अच्छी नहीं है, ठीक है, ज्योग्राफिकली कोई जगह बहुत ज़्यादा हमें इंटैक्ट देखने को मिलती है, वहाँ पर टेरेन डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर जो एयरलाइन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ऑल्सो जो कार्गोज हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड कनेक्ट कर पाते हैं हम इन जगहों को मेन स्ट्रीम जगहों से, तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रोड हो गया, रेल हो गया, पोर्ट हो गया, उसके साथ मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है एविएशन सेक्टर, ठीक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर तो टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है इस पर्टिकुलर से एविएशन सेक्टर से, एंड उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स पर डिफरेंट लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया जाता है। एंड मेगा एयरपोर्ट्स बनते हैं तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो ये सब चीज़ें। अब देखो एक एयरपोर्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो आप क्या देखोगे, उसके आसपास का एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाता है, वहाँ पर आपको मेट्रो लाइन आती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, एंड ऑल्सो पास में ही आप देखेंगे अच्छे बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो एविएशन सेक्टर की वजह से हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली और भी ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर देखने को मिलती है। अब देश ने ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर इंटरवेंशंस नहीं लिए हैं, अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, जैसे कि उड़ान स्कीम हो गई, उड़े देश का आम नागरिक, उसके थ्रू क्या करने की कोशिश करिए कि हम क्या करें, एक सब्सिडाइज्ड वे में लोगों को टिकट जो है वो प्रोवाइड करने की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं सरकार, बहुत सारी इंटरवेंशंस लेकर आ रही हैं, बट फिर भी क्या है कि प्रॉपर वे में चलना होगा एंड रेगुलेटर्स को भी प्रॉपरली देखना पड़ेगा। इंडिया स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, उसको और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, ठीक है, समय के साथ बदलना होगा एंड जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये बोली गई हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर कि एविएशन सेक्टर की कैसे डेवलपमेंट हुआ ये बताया, फिर उसके बाद क्या क्या कमियां हैं ये बताई हैं, फिर उसके बाद ये बताया कि इंडिया के अंदर इस समय क्या ज़रूरत है, कैसे हमारी जो एविएशन सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है, उसको हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही था। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 6 पर ये है हैंडकफिंग अ जुडिशियल टैप एंड द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। देखो रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने पास किया एक वर्डिक्ट हैंड कफिंग या फिर आप हाथ जो बांध देते हैं उसके ऊपर, विच इज़ सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीत ईश्वर द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहीं ना कहीं इसको अवार्ड हमें देखने को मिली है डेवलपमेंट, वाइल अफोर्डिंग 2 लाख रुपीज़ एज कंपनसेशन फॉर हैंड कफिंग एन एक्यूज विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजंस इन द पुलिस केस डायरी। इट गेव लिबर्टी टू द स्टेट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डिलिक्वेंट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो इंसान है इन्होंने बोल दिया कि मेरी हैंड कफिंग करी गई, मेरे हाथ को बांध दिया गया, एंड उसके बाद ये जो हाई कोर्ट है इन्होंने बोल दिया कि ये जो पैसे हैं 2 लाख रुपए जो हैं एज कंपनसेशन लिए जाएंगे, एंड किसके थ्रू लिए जाएंगे, जो पुलिस ऑफिसर हैं इनके थ्रू लिए जाएंगे, एंड स्टेट के पास कहीं ना कहीं लिबर्टी है कि वो इसको ले सकें, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑफिसर से। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या पुलिस ऑफिसर को आप ऐसे लायबल कर सकते हो? तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग हमें चीज़ें देखने को मिली है। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट एन अक्यूज्ड इज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नीड नॉट बी हैंडकफ्ड या अरेस्टेड
इट इज़ ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अलग से सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर हमें देखने को मिला है कि जो इंसान है, जो एक्यूज्ड है, वो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा, या फिर किसी इंसान को हार्म कर देगा, तो आप हैंडकफ उसको कर सकते हो। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं किया जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो पेनल्टी है वो लगाई जा रही है। ओके, दैट हैंडकफिंग एंड एक्यूज कैन बी रिजॉर्टेड टू फर्दर व्हेन देयर इज सच हैंडकफिंग द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आपको रीजन स्टेट करने पड़ेंगे। ओके, विच देन वुड हैव टू स्टैंड जुडिशियल या कोर्ट स्क्रूटनी। उसके बाद आपके जो रीजंस है, जुडिशरी एज वेल एज कोर्ट कहीं ना कहीं उसे स्क्रूटनाइज करेगा, उसको देखेगा कि यह क्या ये जस्ट है। एंड दी पटिशनर इन दिस केस वॉज अ लॉ स्टूडेंट। ठीक है, ये जो पटिशनर थे ये बेसिकली एक लॉ स्टूडेंट थे। एंड 5 क्रिमिनल केसेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। एंड ऑफेंस इनके अंडर हमें देखने को मिल रहा है इन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 डिसऑनर ऑफ द चेक्स। ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली किया है, इसलिए इनके ऊपर हमें ये जो डेवलपमेंट्स हैं देखने को मिली। ही हैड बीन अरेस्टेड इन फर्दरेंस ऑफ अ नॉन बेलेवर वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। एंड देखो, मेजर चीज़ यहाँ पर ये बोली गई है कि नो अदर रीजनेबल वे ऑफ प्रिवेंटिंग हिज एस्केप। अगर हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है कि और कोई चारा नहीं था, हैंडकफ करना ही पड़ा, तो आप कर सकते हो, बट नॉर्मल आप सर्कमस्टांस में नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट द रिलीफ ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर एन एस्टैब्लिश्ड इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21, अगर आप मेरे साथ पॉलिटी की सीरीज़ कवर कर रहे हो, कल हमने आर्टिकल 21 ही कवर किया था, उसके अंदर हैंड कफिंग के अगेंस्ट हमें राइट देखने को मिलता है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात करी गई है कि ये जो फंडामेंटल राइट हमें गारंटी किया जाता है, यहाँ पर इसका वॉयलेशन हो रहा है, इसीलिए ये जो सिचुएशन है हमें देखने को मिली है। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर empowered टू ग्रांट सच रिलीफ अगेंस्ट द स्टेट और इट्स सर्वेंट्स इन द purported एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। ठीक है, तो मेजरली यही है कि ये जो कंपनसेशन है, क्या ये सही लगाया गया है, क्या पुलिस ऑफिसर लायबल है कि उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, एंड क्यों ये सब जो सिचुएशन है वो चल रही है, क्योंकि आर्टिकल 21 का यहाँ पे वॉयलेशन देखने को मिल रहा है। इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत एस पाटिल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक केस था जिसमें यहाँ पर हमें आर्टिकल में देखने को मिला एंड इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, एंड थोड़ा सा इससे सीखने को ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि व्हेन देयर वर एलिगेशंस ऑफ हैंड कफिंग एंड द परेडिंग ऑफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑफ मर्डर ऑन द स्ट्रीट, द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। एक इंसान को अंडर ट्रायल थे, वो उनको ये बोल दिया गया कि आपने मर्डर किया है, एंड उसके बाद उन्हें स्ट्रीट्स में दौड़ाया गया। ठीक है, हैंड कफ कर दिया गया एंड उनको परेड करवाई गई। इसके रिगार्डिंग जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इस एक्ट के थ्रू इन्होंने, इस केस के थ्रू बेसिकली उन्होंने हेल्ड किया इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड ऑर्डर किया कि उन्होंने 10,000 रुपये एज कंपनसेशन देना पड़ेगा। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट, दो इट अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट डायरेक्टिंग कंपनसेशन, held that police officer was not personally liable as he acted in his official capacity। whereas अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने क्या कह दिया कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहे थे। ये कोई उनकी पर्सनल कैपेसिटी नहीं थी जिसके रिगार्डिंग आप ये बोल सको कि आपने ऑफेंस किया है, आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। द टॉप कोर्ट मोडिफाइड द ऑर्डर टू दैट एक्सटेंड एंड रीडायरेक्टेड द स्टेट एंड नॉट द पुलिस इंस्पेक्टर टू पे दी कंपनसेशन, की स्टेट को देना पड़ेगा। देयरफॉर द जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जो कि अभी अभी हमने डिस्कशन में लिया है, एज फार एज पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द पुलिस ऑफिसर इज कंसर्न डज नॉट अपीयर टू बी इन सिंक विद द रेशो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उस टाइम पर, जो कि हमने अभी ऊपर देखी है, जिसमें स्टेट को बोल दिया कि आप दो, ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है हमें कर्नाटका हाई कोर्ट में जो सिचुएशन चल रही है, इन सिंक नहीं है, तो यहाँ पर यही बात करी गई है। हाउएवर द हाई कोर्ट rightly said that it is the state responsibility to equip all police station with adequate and necessary police personnel टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि वो एडिक्वेट एंड नेसेसरी पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनको लेकर आएँ एंड उनको डिस्चार्ज करें, उनकी ड्यूटीज़ दें, ठीक है, एंड उनको कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन से बांधे। देयरफॉर इन एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर द ब्लेम ऑफ नॉन कंप्लायंस कैनॉट बी शिफ्टेड ओनली टू दी
पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुलिस ऑफिसर पे ही सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था मेजरली, देखो इसको इसलिए हमने डिस्कशन में लिया है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 की बात करी गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है, एंड इसी के अंदर राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है वो आई है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। पेज नंबर 7 पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, द वे टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक ग्लोबल लीडर है रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन या डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के अंदर, एंड हमने विद टाइम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स को इस्टेब्लिश किया है, हम डेवलपमेंट्स को लेकर आए हैं, एंड पॉजिटिव वे में हमने टीबी को कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की कोशिश करी है, उसको इराडिकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो ऐसी जो लाइनें होती है ना, इन लाइन्स को आप कहीं लिख लो या फिर आप कहीं ना कहीं इनको ना समझने के बाद आप कोशिश करा करो कि आप इसको कोट कर सको, क्योंकि टीबी से रिगार्डिंग पहले भी जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला है मेंस के अंदर। तो आप ऐसे कुछ चीज़ें कोट करते हो ना कि 1915 एंड 16 से ही इंडिया एक ग्लोबल लीडर है एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के अंदर, तो आप ऐसा क्या होता है, इससे एक आपको स्टार्टिंग लाइन मिल जाती है, एंड आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटिफाइड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये हुआ है कि दी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ 1962 वाज अ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड वन विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। 1962 में जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया था उसके बारे में बात करी गई है, एंड ऑल्सो बताया गया कि कैसे वो अनसक्सेसफुल हो गया विद टाइम, ठीक है, एंड उसने कहीं ना कहीं फेल किया है टू कंट्रोल टीबी, एंड विद दैट हमें देखने को मिला कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी ब्रेक हो गया, एंड उसके बाद हमने क्या किया कि जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पर हम चलने लगे अंडर द रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। WHO एक्सपर्ट विदाउट फैक्टरिंग इन द डिफरेंसेस बिटवीन द टीबी एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पुअर एंड रिच कंट्रीज यूज्ड अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ टीबी कंट्रोल टू डिज़ाइन RNTCP। देखो अब हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी कंट्री कंपैरेटिवली एक पुअर कंट्री है, वेरएज WHO ने जब ये लेकर आए थे ये रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक बेसिस एक ना फॉर्मल बेसिस पर चीज़ों को लेकर आए थे। यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था, पुअर एंड कंट्रीज़ के पुअर हो गई, रिच कंट्रीज़ हो गई, वो कैसे अलग अलग इंटरवेंशंस लेकर आ सकती हैं। यहाँ पर एक बेसिस पर एक स्टैंडर्डाइज्ड बेस बना दिया। तो इंडिया के बेसिस पर ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हमें नहीं देखने को मिला, एंड इसीलिए हो सकता है कि जो सिचुएशन है अभी जिस बेसिस पर बेटर होनी चाहिए थी वो नहीं है। देयर आर ऑब्वियस फ्लॉज इन RNTCP। यहाँ पर फ्लॉज क्या है, सबसे पहले तो कि ये हेविली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ टीबी कंट्रोल, ठीक है। हम टीबी कंट्रोल को कहीं ना कहीं उसकी जो ट्रैजेक्टरी है, कैसा ग्राफ चल रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं, एंड हेविली फंडेड है ये बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पहला फ्लॉ है। उसके बाद सेकेंड हमें देखने को मिलता है कि द अब्जम्पशन दैट ट्रीटिंग पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स अलोन वुड कंट्रोल टीबी, ये एक बहुत बड़ा एक फॉल्स चीज़ थी जो कि हमें देखने को मिली, जो कि इंडिया के अंदर फैल गई थी, कि क्या है कि अगर आप सिर्फ पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स को ठीक कर दोगे तो टीबी को हम कंट्रोल कर देंगे। माना कि जो पल्मोनरी टीबी है जो लंग से रिलेटेड होता है वो उसके पेशेंट ज़्यादा होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली उसको ट्रीट करने से जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी, यहाँ पर ये बात करी गई। तो ये दो मेन लिमिटेशंस हमें RNTCP के देखने को मिले, एंड इन्होंने इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है। एंड इंडिया को अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत हाई बर्डन कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो टीबी जैसी जो डिजीज़ेज होती हैं वो बहुत तेज़ फैलती हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको कंट्रोल करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है दैट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये माइटोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 200 मेंबर्स, एंड इसका जो स्प्रेड होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है वाया एयर या हवा। एंड व्हेन अ पीपल कोई पर्सन है विद लंग टीबी, वो कफ करें, छींके या फिर स्नीज करें या स्पिट करें, ठीक है, दे प्रोपेल द टीबी जर्म्स इनटू द एयर, ठीक है। एयर के अंदर उनके जो जर्म्स होते हैं वो चले जाते हैं, और उसके बाद दूसरे इंसान जब उसे ब्रीथ इन करता है तो वो उनके लंग के अंदर भी चले जाते हैं, और उनको भी वो लंग टीबी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा इसका जो स्प्रेड है वो देखने को मिलता है। कॉमन सिम्टम अगर हम लंग टीबी की अगर हम बात करें तो कफ है, स्प्यूटम है, या फिर ब्लड एट टाइम्स, ठीक है, चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर,
एंड नाइट स्वेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। मेजर बात ये है कि एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रेन है ट्यूबरक्लोसिस का दैट कैनॉट बी ट्रीटेड विद टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गई है, इसलिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। वेरएज दूसरा है एक्सट्रीमली या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये एक ऐसा फॉर्म है टीबी का दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू सेवरल ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग। तो ये दोनों ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग हो गया, मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो गया, दोनों ही खतरा हैं एंड कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं कि हम ट्यूबरक्लोसिस के जो सिचुएशन है उसको बेटर कर सकें, जो केसेस हैं उसको कम कर सकें, जो लोग यहाँ पर पीड़ित हैं उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इट इज़ अ मेजर चैलेंज। चलिए अब देखिए एक और चीज़ है, WHO ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव दैट इज़ फाइंड ट्रीट ऑल एंड हैशटैग एंड टीबी, ठीक है, विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये WHO लेकर आया। वेरएज अगर हम इंडिया के एफर्ट को देखें, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 से लेकर 2025 तक इसका हमें टाइमलाइन देखने को मिलेगा। फिर निक्षय इकोसिस्टम हम लेकर आए दैट इज़ नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम, निक्षय पोषण योजना, टीबी हरेगा देश जीतेगा कैंपेन, ठीक है। ये सब जो है इंटरवेंशन हम लेकर आए। करंटली 2 वैक्सीन है VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एंड MIP दैट इज माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी हैव बीन डेवलप्ड एंड आइडेंटिफाइड फॉर TB एंड आर अंडर फेज 3 ट्रायल, ठीक है। अभी जो इनका ट्रायल है वो चल रहा है। आगे जो भी सिचुएशन होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी इन वैक्सीन के रिगार्डिंग, उसको भी हम डिस्कशन में ले लेंगे। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 8 पर, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ FPI टू द एग्जिट गेट। देखो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं। सबसे पहले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है एंड बोला गया है कि कैसे इंडिया से हमें ये जाता हुआ नज़र आ रहा है एंड अभी क्या है जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है। पोस्ट पैंडमिक ज़्यादा ये सिचुएशन ख़राब हुई है क्योंकि इंडिया इतना अच्छे से जैसे रिकवरी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है, इसलिए जो बाहर के हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर। एंड देखो इसका बहुत बड़ा रीज़न ग्लोबली भी है। ग्लोबली अगर हम सिचुएशन देखें तो रशिया एंड यूक्रेन का जो सिचुएशन हो गया, लिबिया के अंदर कंडीशन हो गई, यूएस के अंदर आप देख लो इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है। फिर उसके बाद यूएस ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ा दिए, उसकी वजह से भी सिचुएशन बिगड़ गई। फेडरल रिजर्व बेसिकली दे रेज देयर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये सब की वजह से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर भी हमें जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला एंड विच इज़ प्रोबेबली दी नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड FPI जब हमें सेल ऑफ होती हुई नज़र आती हैं या फिर जो कैपिटल है उसका हमें आउटफ्लो होता हुआ नज़र आता है तो हमें देश की सिचुएशन देखने को मिलती है कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजरली यही बात करी गई है। अब देखो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है समझना कि FDI एंड FPI में क्या डिफरेंस है। देखो FDI की अगर हम बात करें दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं टू ऑब्टेन अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दी एंटरप्राइज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। एंड मेजर बेसिस पर ये होता है, ये हैवी बेसिस पर होता है। वेरएज जब हम FDI की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट होती है बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन स्टॉक हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, ठीक है, इन सब में। अगर हम इसकी बात करें FDI की बात करें तो यहाँ पर हमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। वेरएज अगर हम FPI की बात करें तो वेरी लो कंट्रोल होता है एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके की। एंड इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फिजिकल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट FPA फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, ठीक है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। एंड देखो FDI में क्योंकि ये एक हैवी, एक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर एग्जिट का जो प्रोविजन है दैट इज़ डिफिकल्ट। वेर एज व्हेन वी टॉक अबाउट FPI दैट इज़ रिलेटिवली ईजी। इसलिए अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी वोटेलिटी हुई, थोड़ी सी भी सिचुएशन बिगड़ गई एंड इकोनॉमिक हमें सिचुएशन अलग होती हुई नज़र आई तो FPI हमें सबसे पहले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं सबसे पहले जाते हुए जो कंट्री है उससे नज़र आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रिस्क की बात करें तो ये FDI जो होता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, वेयर एज FPI इज़ वोलेटाइल। अभी देख लो कैसे हो रहा है, क्या वो एकदम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मेजर रीज़न ये भी है कि US के अंदर कंडीशन अलग हो गई।
पहले क्या था, यूएस ने क्या किया, लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम कर दिया, एंड उसके बाद वो करेंसी को प्रिंट करने लग गए, एंड बैंक्स क्या करने लग गए इसके बाद, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, बैंक भी जो है आगे लोन्स देने लग गए। तो ये सिचुएशन हो गई जिससे क्या कर सकें, डिमांड जनरेट कर दें। अब इसकी वजह से हो गया इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई मार्केट के अंदर। जब महंगाई हो गई तो यूएस जो है या फेडरल रिजर्व जो है वहाँ का, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को फिर से इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया तो सिचुएशन अलग हमें बिल्कुल आती हुई नज़र आ गई, एंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिली। एंड अभी क्या हो रहा है, अभी आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो में क्या होता है, बेसिकली आप ऐसे रूप में समझ सकते हैं कि क्या करना है, लोग कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपी का, रुपी को देके लोग डॉलर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को सक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। द स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। देखो, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है चाइना, एक तरीके से अपनी जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, यानी लैंड रूट, उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये आप रेड में देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से ये गुजर रहा है, मेजर एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, इससे जाता हुआ हमें नज़र आएगा। वेर एज मैरीटाइम सिल्क रूट को भी वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वाया वाटर हमें देखने को मिल रहा है कि वो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, एंड इस सब के लिए क्या कर रहा है चाइना, बेसिकली हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव की बात कही गई है। जब हम BRI इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसका मेन एजेंडा ये था कि जो सिल्क रूट है उसको हम रिवाइव कर सकें, मैरीटाइम सिल्क रूट को फिर से रिवाइव कर सकें। अभी प्रेजेंटली मोर देन 60 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया है, एंड ज्वाइन करने के बाद हमें देखने को मिला है कि चाइना जो है वहाँ पर भारी भारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट कर रहा है इन सब कंट्रीज़ के अंदर कि इतना ज़्यादा इनको कर्जा दे दो, इतना ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दो कि बाद में ये कहीं ना कहीं आपके अंडर ही काम करने लग जाए। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो कंट्रीज़ हैं ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ठीक है, इन सब की जो कंट्रीज़ हैं ये इसके अंदर इंडल्ज है। इन प्रोजेक्ट्स जो हैं BRI के अंदर, इनको फिनेंस करने के लिए चाइना क्या करता है, ह्यूज लोन्स एट कमर्शियल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज़ को, एंड कहता है कि आप एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप इनको हमें वापस कर देना, तब तक आप कोई टेंशन मत लो। तो ये क्या है, डेब्ट ट्रैपिंग है। आप क्या कर रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं बांध रहे हो। आप देखो इसके रिगार्डिंग देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ अभी तक इसके शिकंजे में आ चुकी हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन देख लो आप, श्रीलंका की सिचुएशन देख लो, दोनों की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है क्योंकि डेब्ट ट्रैप में कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। एंड मेजर हमें देखने को मिला है कि लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुई हैं, वो ज़्यादा चाइना के पास गई हैं कि आप हमें लोन्स दो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर लेकर आओ। ठीक है, ये सब चीज़ें 2015 के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बेसिकली बात करें, जो वहाँ मिस्टर जी हैं वो क्या किए, वो पाकिस्तान गए एंड नवाज शरीफ जी से मिले, एंड उसके बाद BRI फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने फर्दर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको वो लेकर आए, एंड लेकर आए वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ठीक है, एंड चाइना ने प्लेज किया $62 बिलियन लो इंटरेस्ट लोन एंड फाइनेंसिंग फ्रॉम चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड उसको किसको प्लेज किया, बेसिकली पाकिस्तान को प्लेज किया। एंड CPEC के अंदर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर बनाएंगे, ये सब इन्होंने वादे किए। CPEC की अगर हम बात करें तो एट द सेंटर ऑफ द CPEC वॉज $700 मिलियन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ ग्वादर। ठीक है, ग्वादर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वादर को बेसिकली डेवलप करने की बात करी जा रही थी CPEC के थ्रू, एंड ये माना जा रहा था कि ग्वादर को क्या बना देंगे, हम सिंगापुर बना देंगे पाकिस्तान का। बट अभी तो देखो सिचुएशन ऐसी है नहीं। ग्वादर को अगर हम इन रियल सेंस देखें तो वहाँ पर अभी जो शिपिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ही नेग्लिजिबल हो रही है, तो अभी तो अलग ही सिचुएशन हो गई है। ऑल्सो जो अफगानिस्तान है बिल्कुल हमें नेबर में ही देखने को मिलता है, तो उसकी जो सिचुएशन है उसने भी कहीं ना कहीं हैम्पर किया है ग्वादर की डेवलपमेंट को, तो ये मेजर यहाँ पर बात करी गई है। फिर ग्वादर के अंदर जो लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी सारी जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो बिल्कुल उनके घर के सामने ही खड़ी रहती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता है। ठीक है, ऑल्सो फिर मल्टीपल डेडली अटैक्स हो चुके हैं बलूच नेशनल्स पर, तो वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
ऑल्सो देखो इसके साथ और भी चीज़ें हैं। चाइनाज डीप सी ट्रॉलर्स कहीं ना कहीं फिशिंग अपॉर्चुनिटी जो होती हैं लोकल्स के पास उसको रिड्यूस कर देता है। चाइना अपनी एक्सप्लोरेशन करता रहता है डीप सीज में, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड चाइना और भी प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है, जैसे कि ऑरेंज लाइन मेट्रो हो गई, कोल पावर प्लांट हो गए एनर्जी सेक्टर के लिए, फिर मेन लाइन रेल प्रोजेक्ट करने की बात कर रहा है जो कि पेशावर को कराची से कहीं ना कहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि प्रोजेक्ट बनाएंगे हम एंड हम आपको लोन भी देंगे एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप हमारे अंडर ही आ जाओगे। ये चाइना का बेसिक जो है वो थिंकिंग है BRI से रिलेटेड। ओके, अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, फिर श्रीलंका की भी बात करी गई है कि श्रीलंका के अंदर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आया है चाइना एंड BRI इनिशिएटिव के थ्रू हमें ये आता हुआ नज़र आया। 2021 के अंदर जो कोलंबो पोर्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिला कि इंडिया एंड जापान को कहीं ना कहीं डील से कर दिया आउट, उनको साइडलाइन कर दिया। एंड कोलंबो पोर्ट के रिगार्डिंग हमें चाइना का जो वो है एक स्टैंड है, ठीक है, चाइना की जो हेल्प है वो आगे आती हुई नज़र आई। एंड BRI प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका जो है कुछ को डिस्क्राइब किया जाता है एज वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब ये है कि इन्होंने हेल्प करी है, जैसे कि हम्बन तोता पोर्ट हो गया, डीप सी पोर्ट हो गया, ठीक है, इन सब ने कहीं ना कहीं क्या किया है, हेल्प किया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है। द श्रीलंकन गवर्नमेंट टुक $1.4 बिलियन इन चाइनीज़ लोन फॉर द पोर्ट्स एक्सपेंशन। ठीक है, कोलंबो पोर्ट को और बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इतना पैसा ले रखा है। एंड देखो अभी श्रीलंका की हालत ऐसी है, वो डोमेस्टिकली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, वो इतना पैसा कैसे वापस करेंगे। अब देखो सिचुएशन कैसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात करी गई। फिर अफगानिस्तान के बारे में बात करी गई, बट अफगानिस्तान से रिलेटेड इतनी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट अभी तक हुई नहीं है। वेरएज़ अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव से रिलेटेड हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया एज वेल एज चाइना दोनों ही कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको पूरा कर सकें। एंड मालदीव्स भी क्या कर रहा है, एक पैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो चाइना को अपसेट कर रहा है, ना ही वो इंडिया को अपसेट कर रहा है। वो BRI इनिशिएटिव का पार्ट है। चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमें वहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। वेरएज़ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हो गया, या इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, इनके रिगार्डिंग हम कहीं ना कहीं मालदीव्स को एज अ प्रोबेबल फ्रेंड देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मालदीव्स हमें भी हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बांग्लादेश की देखो अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं BRI के थ्रू गड्ढे में जा रही हैं। कुछ क्या है, कोशिश कर रही है कि बिजनेस जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे कि मालदीव्स हो गया, जैसे कि बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट चाइना ने कहीं ना कहीं प्रॉमिस करी है आफ्टर पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश क्या करने की कोशिश कर रहा है, बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं एंड वो कोशिश कर रहा है कि वो ना चाइना को अपसेट करे ना इंडिया को अपसेट करे। तो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस समय पर बहुत सारी कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइना के हैं वो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा लोन दिया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर सिचुएशन पाकिस्तान जैसी नहीं आनी चाहिए कि आप इतना लोन दे दो, इतना ज़्यादा आप किसी को आप एक तरीके से ख़रीद लो। ठीक है, ये वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 10 पर हमें देखने को मिला फिल्म मेकर बुक्ड फॉर एलिज्ड इंसल्ट टू डाइटी। देखिए, दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने लॉन्च किया एक केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मेनीमिलकलाई। ठीक है, एंड इनको कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि ये इन्होंने डेरिगेटरी एक तरीके का एक पोस्टर बनाया है, जो कि जो हिंदू गॉड है, जो काली माता जिनकी पूजा होती है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है एंड एनिमिटी इससे कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा डिपिक्ट किया गया है। ये पीछे क्या है, ये LGBTQ कम्युनिटी का जो फ्लैग है वो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर सिगरेट दिखाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप उनको नहीं ब्रेक कर सकते हो, आप उसको नहीं हार्म कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर हमें आउटरीच देखने को मिल रहा है एंड लोग कह रहे हैं कि इसको रिलीज़ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। एंड इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है MP महुआ मोइंत्रा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने भी कुछ बयान ऐसा दे दिया है जो कि ठीक नहीं है। ट्विटर पर भी हर जगह पर इनका बयान के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो ये अभी सिचुएशन चल रही है, ये अभी इन न्यूज़ है, इसलिए हमने डिस्कशन में ले लिया।
मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सेंटर आस्क स्टेट टू बूस्ट पैडी सोइंग। देखो सेंटर क्या कह रहा है, सेंटर कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेप्स लो एडिक्वेट जिससे आप इंक्रीज कर सको सोइंग ऑफ पैडी, क्योंकि क्या हो गया है कि जो पैडी का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं श्रंक हो गया है। सेंटर डेटा से दैट पैडी हैज़ बीन सोन ऑन 43.45 lakh हेक्टेयर टिल जुलाई 1st, which is 27.05% less than the 59.56 lakh hectare ड्यूरिंग द कॉरिस्पेंडिंग पीरियड ऑफ 2021। तो 2021 के अंदर कंपैरेटिवली जो एरिया था दैट वाज हाई, वेरेज अगर हम देखें तो 27.05% अभी रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सरकार क्या कह रही है कि आप इनिशिएटिव्स को लेकर आओ जिससे जो सोइंग होती है ऑफ वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, इनको हम कहीं ना कहीं और बढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ की बात करी गई है। अब देखो जब हम पैडी की बात करते हैं तो पैडी इज़ अ फील्ड यूज फॉर ग्रोइंग राइस। ठीक है, एंड पैडीज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्शली फ्लड कर दिया जाता है वाटर से जो ज़मीन होती है उसको। ठीक है, जैसे हमें पता है राइस है वो वाटर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा एक क्रॉप है, तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसके अंदर। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 13 पर। चाइना बैक्स पाक इन अपोजिंग G20 मीटिंग इन कश्मीर। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने वाली है उसको बार बार अपोज कर रहा है, कह रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इन्होंने कश्मीर के साथ गलत किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरेज अगर हम इन रियलिटी देखें तो पाकिस्तान इतना सब कुछ इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि चाइना उनको बैक कर रहा है, चाइना कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट दे रहा है एंड उन्हें पीछे से बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बात करी गई है। दो स्टेटमेंट केम even as the Chinese government has hailed the completion of the first major hydropower project under CPEC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट देखने को मिली है आफ्टर कि चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, एक तरीके से कंप्लीट कर दिया एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC से रिगार्डिंग। ठीक है, एंड वो किस पे आया, झीलम नदी के ऊपर आता हुआ नज़र आया। तो पाकिस्तान को तो लग रहा है कि ये तो बहुत मदद कर रहे हैं मेरी, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आ गए। तो इसीलिए क्या हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, पीछे से बैकिंग दे रहा है पाकिस्तान को। एक और आर्टिकल है, स्वीडन फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू जॉइन नेटो। इसको हमने पहले भी डिस्कशन में लिया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पहले 30 मेंबर्स थे, अब 2 और इंक्लूड हो गए तो 32 मेंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर स्वीडन एंड फिनलैंड जो हैं उन्होंने साइन कर दिया प्रोटोकॉल एंड सून वो एज फुल फ्लैश्ड मेंबर्स यहाँ के बन जाएंगे। अब पहले भी हमने डिस्कशन में लिया है कि टर्की से रिगार्डिंग ये आया था एक पहले आर्टिकल कि टर्की क्या कर रहा था, स्वीडन एंड फिनलैंड की जो एंट्री है उसको कहीं ना कहीं अपोज कर रहा था। उनके जो खुदिश जो पूरा है जो इशू है उससे रिगार्डिंग। तो यहाँ बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सालों से ये जो सिचुएशन है इसकी बात हो रही थी, बट अभी क्या हो गया, अभी ये फुल फ्लेश्ड मेंबर बन गए। तो एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है एंड टर्की ने भी कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट कर दिया। पेज नंबर 14 पर आर्टिकल देखने को मिला, रूपी फॉल्स टू 79.33 आफ्टर जून ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। देखो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं, बट हमारे देश के जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो हमारे देश से जो सामान जा रहा है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड के बीच में डिस्पैरिटी हो गई है एंड एक डेफिसिट क्रिएट हो गया। एंड इसी की वजह से जो रुपी है वो हमें डेप्रिशिएट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, 79.33 हो गया है आफ्टर जून ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। ठीक है, एंड ये जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री एंड इसके मेजर रीजन ग्लोबली हैं। ठीक है, डोमेस्टिक से ज़्यादा ग्लोबली जो सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से सिचुएशन हमें ऐसी देखने को मिल रही है, चाहे वो फ्यूल प्राइस हो गए, चाहे वो फूड प्राइस हो गए, चाहे वो रशिया यूक्रेन का सिचुएशन हो गया, लीबिया के अंदर क्राइसिस हो गए, यूएस की अगर हम देखें सिचुएशन वो हो गई, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, ठीक है, इसकी बात हो गई। तो ये सब जो सिचुएशन है इसकी वजह से जो रुपी है वो हमें फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस वॉज ऑल in the analysis, this was all in the newspaper of 6th of July 2022। ऐसे ही हम important articles को कवर करते रहेंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।